वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टडी ब्लूप्रिंट परिवार के एक और धमाकेदार सेशन में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राष्ट्र एवं राज्य की आय। लेकिन आज आपको एक खुशखबरी दे दे, क्योंकि आज है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन में हम कृष्णा बैच की एक नई क्लास की ओर रुख कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की ओर। तो पहला स्लाइड में हमारा है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इसी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और काफी धीरे धीरे पढ़ेंगे और आसान भाषा में पढ़ेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में है हमारा आय। देखिए आय किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आय का हम परिभाषा पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है और उस काम के बदले उसे जो पारिश्रमिक यानी कि पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो आय का बेसिक सा मतलब आप समझ चुके होंगे। आय किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है और उसके बदले उसे जो पारिश्रमिक यानी कि जो पैसा मिलता है उस व्यक्ति को, उसे हम क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल देखेंगे एक एनिमेशंस के साथ। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं, तो इनको इन काम के बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जो पैसा मिलेगा वो इनके लिए क्या साबित होगा, वो इनके लिए आय साबित होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेडी जो है जो कंप्यूटर पर काम कर रही है, तो इस काम के बदले भी इस लेडीज को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और ये पैसा जो इसको मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, तो उसी को हम आय बोलेंगे यानी कि इनकम बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट को। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा रैगनर नर्क्स। रैगनर नर्क्स ने कहा कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। रैगनर नर्क्स एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने कहा कि गरीबी जो है वो गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, यहां तक इस वाले स्लाइड को आप समझ चुके होंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रैगनर नर्क्स की तस्वीर हुई जो कि एक महान इकोनॉमिस्ट है। और इनका देखिए इनके कथन क्या क्या है। रैगनर नर्क्स ने गरीबी के कुचरणक को धारणा को बताया। यानी कि गरीबी के कुचरणक की धारणा को किसने बताया, तो गरीबी के कुचरणक की धारणा को रैगनर नर्क्स ने बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर इसे हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर देखिए रैगनर नर्क्स यानी कि इनके नाम में एक नर्क शब्द का प्रयोग आ रहा है, नर्क शब्द जैसा कुछ आ रहा है। ठीक है, रैगनर नर्क्स। और यहाँ पर देखिए गरीबी के कुचक्र की धारणा, यानी इसे सिंपल सी फंडा से याद करिए कि जब कोई गरीब व्यक्ति कुचा के मराता है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, नर्क में जाएगा। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति कुचा के मराएगा तो वो कहाँ जाएगा, नर्क में जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, यानी कि जब कोई गरीब व्यक्ति कुचा के मराएगा तो वो कहाँ जाएगा, नर्क में जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इन्होंने क्या कहा था, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है और गरीबी के कुचक्र की जो धारणा है वो रैगनर नर्क्स ने दी है। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में है हमारा राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा था और इस टॉपिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय को। तो देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब सिंपल सा है। यहाँ पर हम परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा से प्राप्त आय को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मान के चलिए कोई देश है और उस देश में एक साल के अंदर जितनी भी वस्तु और जितनी भी सेवा बन रही है उससे जो आय प्राप्त होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इन्हें हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, जो आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो हमारा राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पिछले टॉपिक्स में भी हमने पढ़ा था और आज भी हम इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित होता है। कोई भी देश है अगर उसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वो देश कैसा होगा, विकसित देश होगा। वह देश कैसा देश होगा, विकसित देश होगा। और यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखें कि भारत एक विकासशील देश है। कैसा देश है भारत, तो भारत एक विकासशील देश है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जब हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है उसे हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो हमें भागफल प्राप्त होता है वही क्या होता है, वही होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसे हम देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है
उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। एक बार आप स्लाइड को अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना लीजिएगा और बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट वाले स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पर ऊपर में राष्ट्रीय और नीचे में है देश की कुल जनसंख्या। आपसे सवाल भी पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है, तो ऑप्शन दे सकता है देश की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, जिला की कुल जनसंख्या। तो क्या होगा, देश की कुल जनसंख्या। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो देखिए 2008 से 2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 25,494। 2008 और 2009 के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 25,494। 25,494 पॉइंट को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25,494। अधिक प्रति व्यक्ति आय, तो अधिक प्रति व्यक्ति वाला जो आय है, अधिक प्रति व्यक्ति जो आय है वो भारत के किस राज्य का है, तो भारत का जो गोवा राज्य है उसका जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे भारत देश में सर्वाधिक है। ठीक है, पूरे भारत देश में किसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है हमारा बिहार का। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है हमारा बिहार का और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है हमारा गोवा राज्य का। ठीक है, देखिए बिहार में पटना राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, बिहार में पटना राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है। शिवहर का क्या है, तो शिवहर का सबसे कम है, शिवहर का सबसे कम है। बोर्ड को क्लीन कर देते हैं और एक बार फिर से इस पॉइंट का हम रिवीजन करते हैं कि जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो किसकी है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है हमारी गोवा राज्य की। और हम कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो भारत का राज्य है वो है हमारा बिहार। वो क्या है, बिहार। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में जो कौन सा जिला है उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो वो है पटना। वो क्या है, पटना। और सबसे कम किसका है, तो वो क्या है, शिवहर। वो क्या है, शिवहर। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे और बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पर आप देख सकते हैं गोवा जिसका जो प्रति व्यक्ति आय है इसका क्या है, सबसे अधिक है। गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्लाइड लेते हैं और नेक्स्ट वाला स्लाइड में है हमारा राष्ट्रीय आय की धारणा। तो राष्ट्रीय आय की धारणा देखिए कैसे की जाती है। राष्ट्रीय आय की धारणा होती है सकल घरेलू उत्पाद से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम बोलते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एक होता है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले पॉइंट को हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि किसी देश के अंतर्गत जो भी वस्तु एवं सेवा उत्पादन हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ष में किसी भी देश के अंतर्गत जितनी भी सेवा और जितनी भी वस्तु बन रही है उन सभी को मिलाकर हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर देखते हैं और नेक्स्ट वाला स्लाइड में है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है नेक्स्ट वाला स्लाइड में हमारा, तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए किसी देश द्वारा एक वर्ष में देश के अंदर या बाहर उस देश के लोगों द्वारा उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। देखिए क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बस इतना ही अंतर है कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें जो उत्पादन की जा रही है वो देश के व्यक्तियों द्वारा की जाए या देश की कंपनियों द्वारा की जाए, भले ही वो किसी भी देश में की जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए भारत की कोई कंपनी है, जैसे हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं टाटा कंपनी को। मान के चलिए टाटा कंपनी है, वो क्या बनाती है, वो 4 व्हीलर गाड़ी बनाती है, रोड बनाती है।
तो मान के चलिए टाटा कंपनी 4 व्हीलर गाड़ी बना रही है, वो भारत देश में भी बना रही है और अमेरिका में भी बना रही है। तो ये दोनों चीज़ों जो है वो जीएनपी के अंदर आएगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, क्योंकि जो टाटा है वो हमारी राष्ट्रीय कंपनी है और वो कहीं पर भी सामान का उत्पादन करे पूरे विश्व में कहीं पर भी, तो उसे हम किसके अंतर्गत काउंट करेंगे, तो उसे हम काउंट करेंगे जीएनपी के अंदर, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत। यहाँ पर कोटक भी है, ये भी भारतीय कंपनी, जेएसडब्ल्यू, हीरो, टीवीएस, एशियन पेंट, रिलायंस, ये सारी की सारी जो है हमारी नेशनल कंपनी है, ये कहीं पर भी सामान का उत्पादन करती है तो ये हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर एक बार फिर से हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं, तो किसी देश द्वारा एक वर्ष में देश के अंदर या बाहर उस देश के लोगों द्वारा उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा को सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जीडीपी में और जीएनपी में इतना ही अंतर है कि जीडीपी में क्या होता है, इसमें हम विदेशी वस्तु को भी शामिल करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई चाइना कंपनी है, चाइना का एक वीवो कंपनी है मोबाइल की कंपनी, अगर वो भारत में आके मोबाइल बनाती है तो उसे हम किसके अंतर्गत काउंट करेंगे, तो जीडीपी के अंतर्गत काउंट करेंगे। और जीएनपी के अंतर्गत हम उन्हीं उत्पादों को काउंट करेंगे जो हमारे देश के लोग या फिर हमारे देश की कंपनी जिसे बनाती हो। ठीक है, तो यहां पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड पे है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट बेसिक से क्या होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट्स को हम पढ़ते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बनी कुल वस्तु और सेवा में से कुछ खर्च करना पड़ता है, उस खर्च को घटा देने पर जो शेष बचता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। मान के चलिए ये टाटा कंपनी है, ये टाटा कंपनी है और अपने सामान का उत्पादन करा रही है। ठीक है, अपने सामान का उत्पादन करा रही है। उत्पादन करते समय किसी कारीगर की, किसी व्यक्ति की, मजदूर की, जो टाटा कंपनी में काम करता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके इलाज में लगभग 5,000 का खर्चा आता है। 5,000 का खर्चा आता है। तो जब टाटा कंपनी की जो भी सामान उत्पादित हो रही है उसमें से जब टाटा इस 5,000 के खर्चे को जब घटा देगा और जो उसके पास जो उत्पादन की पैसे बचेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से जो अतिरिक्त खर्चा होता है, जो छोटी मोटी खर्चा होता है जिसे हम नहीं काउंट करते हैं, उसी को अगर हम माइनस कर दें और जो हमारे पास शेष बचेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे और आते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने की। एक महान व्यापारी थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की थी 1868 ईस्वी में। किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1868 ईस्वी में। और दादा भाई नौरोजी क्या थे, तो दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन थे, यानी कि एक व्यापारी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे में, दादा भाई नौरोजी क्या थे, तो एक व्यापारी थे। ठीक है, एक क्या थे, व्यापारी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा या फिर हमारी बातों को भी सुनकर आप इसे नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया। जो दादा भाई नौरोजी थे 1868 में जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय आय बताया, तो उन्होंने, उनकी बुक कौन सी थी, तो उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें उन्होंने उस समय बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये है। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 1868 ईस्वी में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी थी, तो 20 रुपया थी। और यहाँ पर एक और पॉइंट देखते हैं, उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। बोर्ड को क्लीन करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। मान के चलिए कोई भी चीज उत्पादन हो रहा है, जैसे कि ये पेन का ही उत्पादन हो रहा है, तो ये पेन का उत्पादन हो रहा है, तो मार्केट में ये पेन जब बिकेगी तो उससे क्या प्राप्त होगा, तो उससे आय प्राप्त होगा, जो व्यक्ति इसे बेचेगा।
और बेचने के बाद वो व्यक्ति जो पैसा वो कमाएगा बेच के इस पेन को, तो उस पैसे को वो खर्च करेगा, और उस पैसे को वो खर्च करेगा तो उससे जरूर किसी ना किसी का कोई दूसरा सामान उत्पादन होगा, फिर वो व्यक्ति उस सामान को बेचेगा, फिर वो व्यक्ति उस पैसे को खर्च करेगा। तो ये तीनों जो चीज है ये मिल के एक साइकिल का, एक चक्रीय साइकिल का निर्माण करती है, यानी कि एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड को। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं उत्पादन जो है, उत्पादन से आय प्राप्त होगा और आय से व्यय होगा। कोई भी सामान बनेगा फिर वो बिकेगा, तो बिकेगा तो उस व्यक्ति को आय प्राप्त होगा और उस आय को व्यक्ति मार्केट में खर्च करेगा, तो उससे दूसरे व्यक्ति का उत्पादन होगा, फिर वो व्यक्ति कमाएगा, उस सामान को बेचेगा और आय प्राप्त करेगा, और फिर वो खर्च करेगा, फिर तीसरे का उत्पादन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एक दोहराती रहेगी अपने आप को। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो उत्पादन है, आय है और व्यय है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, तो ये तीनों मिलकर एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। उत्पादन का मतलब आप समझते होंगे, कोई भी वस्तु उत्पादन होती है यानी बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। आय का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, हम आय बोलते हैं। और व्यय का मतलब होता है खर्चा, यानी कि व्यक्ति जो पैसा खर्चा करता है उसे हम सिंपली बात में क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखिए भारत का वित्तीय वर्ष। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब होता है, तो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। साथ साथ बोलते चलिए ताकि आप चीजों को दोहराते चलिएगा तो आपको चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है, जैसा कि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय और उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय और उत्पादन क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे जो सकल घरेलू उत्पाद है और जो राष्ट्रीय आय है और जो उत्पादन क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। देखिए सेवा क्षेत्र का फायदा ये है कि जो सेवा क्षेत्र होती है वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है और उससे बहुत सारा पैसा बनता है। कृषि क्षेत्र में पैसा काफी कम है और उससे ज़्यादा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र में है उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो फॉरेन कंट्री है वो हमसे आगे क्यों है, क्योंकि वो कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र पर काम कम करती है और सेवा क्षेत्र पर काम ज़्यादा करती है। ठीक है, तो जो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किस किस चीज़ का, तो राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का। ठीक है, और यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का। उत्पादन क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का। बोर्ड को क्लीन कर देते हैं और आप एक बार फिर से इस पॉइंट को पढ़ ले और बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बिहार में 41.4% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिहार में जो 41.4% जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिहार के कितनी परसेंट जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है, तो 41.4% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना विधि। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं, 5 प्रकार से। तो पहला है हमारा उत्पादन गणना विधि, दूसरा है हमारा आय गणना विधि, तीसरा है व्यय गणना विधि, चौथा है मूल्य योग विधि और पांचवा है हमारा व्यवसायिक विधि। देखिए सिंपल सी बात समझिए, मान के चलिए हमको राष्ट्रीय आय पता करना है, तो देखिए राष्ट्रीय आय की हम पता कैसे कर सकते हैं, उस देश में कितना भी सामान बन रहा है, कितना सेवा बन रहा है, यानी कि कितना उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है आय गणना विधि, यानी कि उस देश में कितना इनकम हो रहा है, इससे भी हम राष्ट्रीय आय का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात है व्यय गणना विधि। तो व्यय का मतलब हमने आपको बताया कि व्यय का मतलब होता है खर्चा, यानी कि कितना खर्चा हो रहा है, इससे भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। चौथा है मूल्य योग विधि, यानी कि जो सारी वस्तुएं हैं यदि हम उसका दाम जोड़ दें तो हमें पता चल सकता है कि राष्ट्रीय आय कितना है। और पांचवा है व्यवसायिक विधि। तो व्यवसायिक विधि में क्या होगा, तो सिंपली कितने लोग काम कर रहे हैं, तो इसके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कितना होगा।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जैसे एनआई का फुल फॉर्म, तो एनआई का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल इनकम। जीडीपी का फुल फॉर्म, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी का फुल फॉर्म, तो जीएनपी का होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का, तो एनएनपी का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और पीसीआई का फुल फॉर्म, तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। सीएसओ का फुल फॉर्म, तो सीएसओ का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ईडीआई का फुल फॉर्म, तो ईडीआई का हमारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेशन। और एनएसएसओ का, तो एनएसएसओ का हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये सारे के जो सारे ये क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है, इसको आप याद कर ले, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये छप सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसे मिस ना करें। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में हमारा जो ये चैप्टर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपने सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा और आपने नोट्स भी बनाया होगा। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद होगी और आप बाकी स्टूडेंट की तुलना में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आएंगी। तो ये आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड में। और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया और कल मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स